नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। आज से हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो अपना होगा एंशियंट हिस्ट्री में, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हिस्ट्री वर्ड है वो क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो हिस्ट्री का मतलब वह है जो भी हमारा पास्ट है वो सब हिस्ट्री है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर रखना है, कुछ भी जो भी हमारा पास्ट है क्योंकि जो बीत गया वही तो पास्ट है और उसी को हिस्ट्री कहते हैं। वो हिस्ट्री बन जाता है हमारे लिए। प्रेजेंट में हम जी रहे हैं वो हिस्ट्री नहीं हो सकता ना। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के फेजेस के बारे में, किसी भी हिस्ट्री को कैसे फेज में डिवाइड करते हैं जो पीरियड बेस पे। क्योंकि इन सब को जाने बिना हम हिस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते। हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जिससे कि हम बाद में जब एंशियंट हिस्ट्री को पेलियोलिथिक से स्टार्ट करें तो हमें सब चीजें क्लियरिटी के साथ में पता हो। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म होता है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें हमें उस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पता हैं। हमें मिल गए थे, कैसे भी करके हमें उस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल गए थे। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सब सोचेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? कुछ भी, जैसे कि सबसे पहले जो हमें मिला था वो मिला था हैंड एक्स। एक ऐसा पत्थर टाइप्स का ऐसा कुछ मिल गया था हमें। इस हैंड एक्स मिला था, ये साउथ इंडिया से मिला था। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया ये। तो ये जो सोर्सेस है उससे बिहार पे, अगर सिर्फ उस पीरियड का हमें सिर्फ यही पता चला है कि कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं हमारे पास उस पीरियड के, तो उसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि एग्जाम्पल क्या है इस पीरियड के। तो एग्जाम्पल है हमारा स्टोन एज एंड मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज में मेगा क्या होता है? मेगा मतलब होता है बिग स्टोन, और लिथिक माने क्या होता है? मेगा माने बिग हो गया और लिथिक माने हो गया स्टोन। तो जो बड़े बड़े पत्थर जिस एज में हमें मिले हैं उसको बोलते हैं हम मेगालिथिक एज, क्योंकि यहाँ के जो ह्यूमंस थे इस पीरियड के वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। ठीक है। सेकंड पीरियड जो हमारा है वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड के बारे में क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हमें हैं, साथ ही साथ हमारे पास लिटरली सोर्सेस भी अवेलेबल हैं। लिटरली सोर्सेस मतलब कोई भी हमें उनकी स्क्रिप्ट से मिल गई, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखावट का कुछ मिल गया, पेज मिल, मतलब पेज यानी कि मतलब इन द सेंस कि कुछ भी ऐसा लिखा हुआ, जैसे कुछ उन्होंने लिखा हुआ था किसी दीवार पे लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे कागज की खोज तो हुई नहीं थी, है ना। तो कोई भी स्क्रिप्ट है उनकी, जो कलाकृति थी, जो भी वो बनाते थे, पंच जो मतलब उस पर कर देते थे, तो उन दीवारों पे, है ना, तो किसी पेंटिंग्स से रिलेटेड यानी कि उनकी जो सिंबल हुआ करते थे, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मतलब कि जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसमें, जैसे आपने देखा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखेंगे तो कुछ ही पिक्चर फॉर्म में उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। हमें नहीं पता वो कौन सी भाषा बोला करते थे वो लोग, है ना। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो हमें पता है, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हमें पता है। बट जो स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो हमारा पीरियड हो जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और इसमें क्या कहते हैं अपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस टाइप की जो सिविलाइजेशन है। क्योंकि इन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो स्क्रिप्ट मिली है उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये पीरियड कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। द थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमें लिटरली सोर्सेस अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ हमने उन जो लिटरली सोर्सेस थे उनको अच्छे से पढ़ लिया है। उन सोर्सेस को हमने कैसे भी करके, हमें स्क्रिप्ट जो उन्होंने यूज की थी उनको हम डिकोड करने में सफल हो गए, तो वो हमारा हो जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। और ये पीरियड कौन सा है हमारा? मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहां की हमें जो उन्होंने लिखी थी अपने जो उस टाइम के जो स्क्रिप्ट थी उनकी, जो उनके जो कुछ भी जो सोर्सेस अवेलेबल थे किसी भी फॉर्म में, वो सारी की सारी भाषाओं को हमने डिकोड कर लिया। क्योंकि वहां पे जो मौर्यन एज में हमने देखते हैं ना, अशोका के जो पिलर हुआ करते थे,
तो पिलर पे जो लिखी होती थी। अब आप इसमें कमेंट में बताएंगे कि जो पिलर पे जो अब लैंग्वेज थी वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, उसको आप कमेंट में माध्यम से हमें बताइए, ठीक है। और जब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ही वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो और किसने उस स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, तो जिसके हमने लिटरली सोर्सेस अवेलेबल है और उनको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये सारी चीजें जो हम अभी कह रहे थे ना कि हमें उसकी स्क्रिप्ट पद मिल गई बट हमने पढ़ नहीं पाया, स्क्रिप्ट मिल गई पढ़ ली, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल गए पढ़ लिए, तो ये हमें मिले कहाँ से, क्यों ऐसा क्या हो गया कि हमें ये सब चीजें हमें ढूंढ के ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सारी चीजें हमें कोई दे गया कि लो भैया ये है और आप इनको आप मतलब बता दीजिए कि ये क्या है या फिर ये चीज है, ये इस पीरियड का है। तो इसके लिए जो दो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन सिविलाइजेशन को, इंडिया की जो सभ्यता है उसको दुनिया के सामने उजागर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर हम जब स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री को, तो उससे पहले हमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की हिस्ट्री को लोगों के सामने उजागर करने में। तो हम यहाँ पे देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कब फाउंड हुआ था, 1861 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। यही थे जिनका काफी योगदान रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करवाने में। इनका काफी इंटरेस्ट था, ये ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर हुआ करते थे ये, बट इनका इंटरेस्ट जियोलॉजी इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पता करने में इन सब चीजों में था। प्रेजेंट में इसकी जो डायरेक्टर कौन है, भी विद्यापति आईएएस। तो आप समझ रहे हैं आईएएस का इतना स्कोप होता है कि आप सिर्फ डीएम ही नहीं रहते हैं, आप सेक्रेटरी भी नहीं रहते हैं, आप वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डायरेक्टर बन के जा सकते हैं। तो काफी वर्सटाइल पोस्ट होती है आईएएस की। असिस्टेड बाय एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल, टू जॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड 17 डायरेक्टर्स। तो इसमें जो उनकी टीम होती है, एक तो डायरेक्टर हो गया, एक असिस्टेंट जनरल डायरेक्टर हो गया, दो ज्वाइंट डायरेक्टर्स जनरल हो जाते हैं एंड 17 डायरेक्टर्स होते हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको डिवाइड किया गया है टोटल 30 सर्कल्स। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। आर्क और इसका बेसिकली इसका काम क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होती है उसको करना एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। जितने भी हमारे जो पुरानी धरोहर है, हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित रखना, किसी भी तरह से उनको कोई हार्म ना हो, और उनको अगर कुछ उसमें कुछ होता है तो उनको सही तरह से रिपेयर करना, ये सब कुछ। और नए नए सोर्सेज को खोजना, जो हमारी अभी अभी भी हम लोग खोज रहे हैं। अभी एक आया था अभी न्यूज में, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमें कुछ और मिला है हमारे पुराने, मतलब उसकी किसी भी हिस्ट्री से रिलेटेड है वो, पुरानी हिस्ट्री हमारे कुछ मिले हैं, सोर्सेस मिले हैं जिनसे हमें पता चला। तो ये कौन करता है, ये सारे काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें आपने बोला था अलेक्जेंडर कनिंगम। ये अलेक्जेंडर कनिंगम ही थे जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये फर्स्ट जनरल डायरेक्टर भी थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, ये कौन थे, ये थे ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर। इनका इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में ऑफ इंडिया की में, इसलिए इनको इतना इन्होंने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने ये इसको खोलने में योगदान दिया। अब इन जो जेम्स प्रिंसेप थे उनके ये प्रोटीज थे। प्रोटीज क्या होता है, प्रोटीज होता है जब आप किसी पे आश्रित रहते हैं। तो ये जेम्स प्रिंसेप के प्रोटीज थे। जेम्स प्रिंसेप आपको नाम समझ आ रहा है याद, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, अशोकन पिलर्स, यही थे जिन्होंने जो अशोकन पिलर्स की जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी उसको डिकोड किया था। इन्होंने ही बताया था ये कौन सी स्क्रिप्ट है, उनको पूरा इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि ये कौन सी लैंग्वेज है, इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो ये अशोकन पिलर्स को डिकोड करने वाले कौन है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई। इसका भी काफी बड़ा योगदान रहा है इंडियन हिस्ट्री में।
तो इसका हम देख लेते हैं फाउंडेशन कब हुआ इसका, 4 मार्च 1851 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 169 ईयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि ये कब फाउंड हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी आ सकता है पूछने के, कब फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, किस मिनिस्ट्री में आता है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। किस मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसका काम क्या है, साइंटिफिक एजेंसी ऑफ इंडिया है ये, और इसके 6 रीजनल ऑफिस होते हैं। पहला लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, इसके ये रीजनल ऑफिस हैं। और इसकी जो स्टेट यूनिट ऑफिस भी होती है ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में इसका। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वेज एंड स्टडीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया में ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बाद में सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, 1767 में, और उसके बाद में ये कब बना, 1851 में। तो ये सेकंड मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, और इसका काम क्या है, कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वे, जो भी जियोलॉजी के सर्वे होते हैं उनको करवाना एंड उसके बारे में स्टडी करना इसका काम है। और इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर रंजीत राठ। डॉक्टर रंजीत राठ ये इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नॉलेज अब ले लेते हैं कुछ, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ये नाम आपने काफी सुना होगा, अगर जिसने पहले से थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे का नाम आपने पक्का सुना होगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे क्या थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसे बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 29 ऑफ दिसंबर 1858 में ज्वाइन किया। ये रहे अपने बॉम्बे, हैदराबाद एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में ये रहे हैं। उसके बाद में 1863 में इन्होंने सर्वे स्टार्ट किया। फर्स्ट पेलियोलिथिक स्टोन टूल इन्होंने डिस्कवर किया, वो था क्या, हैंड एक्स इन इंडिया। अब वो साइट क्या थी, पल्लावरम, नियर कहाँ, मद्रास, सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में पल्लावरम है, मद्रास में। मद्रास का अभी क्या बोलते हैं मद्रास को, चेन्नई। ठीक है, नोन फॉर जियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं, उनको जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के लिए इनको जाना जाता है। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री को डिस्कवर करने में, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जो टूल डिस्कवर हुआ था वो था हैंड एक्स। और हैंड एक्स ये अपना ये है हैंड एक्स। इस हैंड एक्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूटी ने। ये कहां से मिला था हमें, पल्लावरम से। पल्लावरम कहाँ है, मद्रास में है। ठीक है, साउथ इंडिया। ठीक है, अब इसमें हम देख ये क्या था जो हैंड एक्स, इसे ऐसा तो था नहीं कि इससे पहले लोगों ने हैंड एक्स को देखा नहीं था कि ये हैंड एक्स क्या होता है, देखा था। लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो हैंड एक्स है ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री से का कोई टूल्स है। लोग सोच रहे थे कि शायद जैसे नॉर्मल चीजें मिलती हैं ऐसे ही कोई रहा होगा, कुछ डला हुआ है, क्योंकि जो रामू था वो तो इससे खेल ही रहा था, उसको पता ही नहीं था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज के साथ खेल रहा है ना। तो ये उन्होंने जब रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने देखा कि ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री का टूल है, तब हमें पता चला कि हाँ ये जो जो हम टूल के साथ खेल रहे हैं वो एक एंशिएंट हिस्ट्री का टूल है। और ये कहा सबसे पहले इनको कहाँ पे दिखा, ये पल्लावरम नियर मद्रासा। अब इंपोर्टेंट फॉन्ट्स के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो जीएसआई प्राइमरली टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवेज। रेलवे लाइन का काम चल रहा था, उसमें हमने अब रेलवे के लिए, रेलवे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक इंजन तो हुआ नहीं करता था। उस टाइम पे क्या था, हमारे पास हुआ करते ये अपना जो फॉसिल फ्यूल्स वाले इंजन हुआ करते थे हमारे पास में। ठीक है, तो उसके लिए कोल की जरूरत पड़ती थी। अब कोल को डिस्कवर करने के लिए जो हमारे जीएसआई है उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे भी हमें कोल फाइंड करना है।
कोल फाइंड करते करते उन्हें कुछ चीजें ऐसी मिली जो उन्होंने, जैसे कि ब्रिक्स मिली या कुछ और टूल्स मिले, तो उन्होंने सोचा कि शायद से यहाँ पे कोई विलेज रहा होगा पहले। तो ये उनके रिमेन्स हैं, उन उन विलेजेस के जो लोग थे उनके वो दबे हुए हैं। ठीक है, उन्हें शुरुआत में ये समझ में ही नहीं आया कि ये चीज कुछ और भी हो सकती है। फिर उन्होंने जब उन्होंने इसका कोल माइनिंग का इन्होंने काम कर दिया, बहुत सारी चीजें टूट गई, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये जो हमें रिमेन्स मिल रहे हैं किसी भी, वो कोई एक सिविलाइजेशन है, वो भी एंशियंट सिविलाइजेशन है ये। तब हमें ये समझ में आया कि अरे भाई, ये तो बहुत, हमने बहुत स्क्रैप्चर इसके डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद में फिर हमने उसको, रिमेन्स को अच्छी तरीके से निकाला और उनको स्टडी किया, जिससे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा भटके, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा इसी में हम इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी किसको बोला जाता है? जेम्स हटन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये फैक्ट है, पीसीएस के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। जॉन मैकलेलैंड के बारे में, ये कौन थे? ये इन्होंने ही पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टर्म दिया था अपनी रिपोर्ट में, जो कि दी थी 1848 में। तो जॉन मैकलेलैंड, ये भी याद रखना है आपको, पीसीएस वाले जो भी विद्यार्थी हैं। डीएच विलियम्स। डीएच विलियम्स कौन थे? ये थे फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वेयर, ये थे, और इनको अपॉइंट किया गया था 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो हमारी जो ये सिविलाइजेशन है और जो एज है, उनका थोड़ा सा एक डिवाइड कर लेते हैं कुछ पीरियड में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो पेलियोलिथिक एज है वो कब से स्टार्ट होता है? वो अराउंड 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी, ये हमारा पूरा पीरियड है, इसको हमने बोला है पेलियोलिथिक एज। सेकंड क्या है? मेसोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज क्या है? 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। नियोलिथिक एज क्या है? 8,000 बीसी से 5,000 बीसी। चाल्कोलिथिक एज क्या है? 5,000 बीसी से 1500 बीसी। एंड आयरन एज क्या है? 1500 बीसी से 200 बीसी। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। और ये जो पीरियड है, अब ये मत सोचना कि इसमें सर ने तो ये वाला पीरियड पढ़ा है, हमने किसी बुक्स में और देखा, ये बहुत सारी बुक्स में वेरी करेगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, रफली आपको पता होना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन पहले आया, मतलब ये वाली एज पहले आई, इसके बाद जैसे पेलियोलिथिक एज पहले आया, फिर मीजोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, फिर चाल्कोलिथिक आया, फिर आयरन एज आया। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको ये सब पता हो कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी। ठीक है, अब कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा पीरियड हो गया? जिसमें वो लोग स्टोन का यूज करते थे, वो हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको हम टूल्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं कि जो पीरियड है और वो टूल उस पीरियड में यूज हुआ करते थे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा टूल यूज हुआ करता था? स्टोन एज। इसमें क्या था? सबसे पहले बिग स्टोन, फिर थोड़ा सा और छोटा, फिर और स्मॉलर स्टोन इसमें यूज होने स्टार्ट हो गए थे। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसमें क्या था? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। यहाँ पे थोड़ा सा लोग मॉडर्न होना स्टार्ट हो गए थे, वो लोग थोड़ा अवेयर होना स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने कॉपर की खोज कर ली थी। कॉपर की खोज होने के बाद में उन्होंने टिन खोज लिया। तो कॉपर और टिन को बनाने से, मिक्स करने से क्या बन जाता है? कॉपर और टिन को हम मिक्स कर देंगे तो बन जाता है ब्रॉन्ज। ये कॉपर से भी ज्यादा मजबूत मेटल था, जिसका यूज उन्होंने अपने जो भी टूल्स वो यूज करते थे शिकार के लिए, उनमें यूज करने लगे। तो यहाँ से देखिए आप, कितना साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था कि वो समझने लग गए थे चीजों को। ठीक है, अब थर्ड जो पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है? आयरन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था कि उन्होंने यहाँ पे आयरन की खोज कर ली थी। यहाँ पे ये आयरन की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है। ठीक है, आयरन की खोज उन्होंने यहाँ पे कर ली थी। आयरन की खोज यहाँ पे कर ली, यानी कि अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आ गए,
ऑब्वियस सी बात है। अब जो वो खेती जो पहले उससे करते थे, उसमें वो लकड़ी का यूज करते थे, हल जो होता था खेती के लिए वो उसमें वो लकड़ी यूज करते थे। यहाँ पे क्या हो गया, आयरन की खोज हो गई, यानी कि और अच्छे से वो खेती कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। फिर वो लोग थोड़ा सा रिच, उनकी जो इकोनॉमी थी वो मजबूत होने लगी, और वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है और अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट कर गई। तो इसको कौन सा पीरियड है ये अपना हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसमें अब हमने टूल के बेसिस पे देख लिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा टूल यूज होता था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कैसे कौन सा टूल से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड हिस्टोरिकल पीरियड में कौन सा टूल यूज होता था, और यह एज को उसी हिसाब से क्लासिफाई किया। जैसे आयरन यूज हुआ तो आयरन एज, कॉपर यूज हुआ तो कॉपर एज, एंड स्टोन यूज हुआ तो स्टोन एज। ये हो गया टूल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पीरियड का। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो पीरियड था अपना आइस एज का पीरियड। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ठंड ज़्यादा होगी तो वेजिटेशन कम होगा, है ना। तो वो फिर ये वेजिटेशन कम होगा तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान प्लेस पे जाने के लिए, खाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये लोग नोमैडिक हुआ करते थे, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लोग थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो लोग रहते थे नेचुरल स्टेट में, ठीक है। नेचुरल स्टेट में मतलब ये जंगलों में ही रहा करते थे ये लोग, अभी मैदानों में नहीं आए थे, क्योंकि फूड कहाँ अवेलेबल होगा, फूड ये लोग शिकार करना तो जानते नहीं थे। ये लोग सिर्फ सबसे पहले फूड जो पेड़ों से गिर जाया करते थे उनको इकट्ठा करते थे, उन्हीं को खाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, फूड कहाँ मिलेगा, फूड मिलेगा जंगलों में। तो ये नेचुरल स्टेट में रहते थे। अब हमें पता कैसे चला इनके बारे में कि ये लोग ये फूड खाते थे, या ये घुमक्कड़ मतलब नोमैडिक थे, है ना। ये लोग किसी स्थान पर एक जगह रुकते नहीं थे, ये स्टोन टूल यूज करते थे। ये हमें पता चला इनके जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं उनसे, और जो उन्होंने फॉसिल्स इनके जो मिले हैं, अवशेष जो भी मिले हैं उनसे, एंड उनकी जो टेक्निक से टेक्निक कैसे पता चली हमें, उनके जो भी हमें टूल्स मिले हैं उनसे उनकी टेक्निक के बारे में पता चला। जैसे हैंड एक्स था, हैंड एक्स जो हमें मिला है, जो भी हैंड एक्स था, तो उससे हमें पता चला ना कि ये इसको हाथ में लेके शिकार करते थे, है ना। तो ये हमें इस तरह से हमें इनके बारे में पता चला। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया था, जो कि पीरियड ऑफ अर्ली मैन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पेलियोलिथिक एज से, जो कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री का शुरुआती जो पीरियड है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये क्या हो गया, ये ना कर्सर भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी, रुको इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। हाँ, अब हो गया सही। पेलियोलिथिक एज के बारे में हम अब यहाँ पे समझते हैं कि पेलियोलिथिक क्या होता है। पेलियोलिथिक एज, पेलियो माने होता है ये पेलियो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण काल, ठीक है। ये इसको पेलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक्स ऑफ, क्या बेसिस है इसका, एज, उसकी एज के हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो जो लोअर पीलियोलिथिक एज है वो है 2 मिलियन बीसी से 1 लाख बीसी, ठीक है। यहाँ से मिडिल पीलियोलिथिक एज है वो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी, और ये अपर पीलियोलिथिक एज है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के तौर पे हमने ये देख लिया है कि जो पेलियोलिथिक एज है उसके भी 3 पार्ट हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। अब सब इसमें हमने आपने अभी सुना है कि मैं बात कर रहा था फॉसिल्स की, वो उनके फॉसिल्स मिले, है ना। तो ये फॉसिल्स होते क्या है, फॉसिल्स वो होते हैं जब हमें किसी चीज जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स यानी कि मानव, ह्यूमन है ना, ह्यूमंस के जब हमें लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, इनके रिमेन्स मिलते हैं,
रिमेन्स मतलब अवशेष। जब हमें किसी भी लिविंग थिंग्स के जो सजीव है उनके अवशेष मिलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो होते हैं हमारे फॉसिल्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं जो कि जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। जैसे कि हमें कोई पोएट्री की कुछ पोएट्री मिली है, ब्रिक्स मिली है, ये क्या है? ह्यूमंस ने तो बनाई है ये, तो इसको बोलेंगे कि ये आर्टिफैक्ट्स है। क्लियर हो गया सारी चीजें कि फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है? फॉसिल्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स है, उनकी अगर हमें कोई भी रिमेन्स मिलते हैं तो वो होता है हमारा फॉसिल्स। जो आर्टिफैक्ट्स वो होता है जो कि ह्यूमंस मेड होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं और उनकी हमें रिमेन्स अवशेष मिलते हैं तो उनको हम बोलेंगे आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पेलियोलिथिक एज के लोगों के बारे में थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या थे? फूड गैदरर एंड हंटर। हंटिंग जो था वो इनका सेकंड टास्क था, प्राइमरी नहीं था। सबसे पहले इनकी कोशिश यही होती थी कि कैसे भी करके हमें फूड मिल जाए, तो उसको ये लोग खा लेते थे और आगे बढ़ते थे। इनका स्टोरेज नहीं करते थे। यहाँ पे अभी स्टोरेज वाला काम नहीं हुआ है कि स्टोर करके रखना है, इनको इतना नहीं समझती। इनका काम था आपको फल मिल गया, जो भी उसको खा लिया और आगे अपना चल दिए, क्योंकि ये लोग सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, ये कहीं पे अभी रुकते नहीं थे, ये चलते रहते थे, कहीं आज यहाँ पे कल वहां पे। क्योंकि फूड के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक जगह पे तो फूड मिलेगा नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा फूड, तो उसके लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। अब फूड नहीं मिला तो फिर ये लोग हंटिंग स्टार्ट किए। हंटिंग तभी किया जब फूड इनको नहीं मिलता था, तो सेकेंडरी टास्क था हंटिंग। ये लोग इतना हंटिंग में इतने ज्यादा अच्छे थे नहीं, वो हंटिंग के लिए यूज करते थे स्टोन के टूल। देखो इसमें जो इंसान है ना, ये देखो ये बड़ा सा जानवर है, इसको ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थरों से, ये पत्थर ये मारा ये मारा, ये ग्रुप में बैठ के ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये अपना क्या हो गया? हंटिंग। ये बड़े बड़े एनिमल्स को कैसे हंट करते थे? वो करते थे बड़े बड़े पत्थरों से। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर होगा कि हंटिंग ये कैसे करते थे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये किस तरह से पत्थरों से शिकार करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर की देखो ये है, ये इंसान है, देखो ये पत्थर को छोटा छोटा करके अपने लिए टूल बना रहे हैं, कोई भी हथियार बना रहे हैं अपना पत्थरों का। और ये देखो ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ये फल तोड़ के ये इकट्ठा खाएगा और उसको खाएगा। देखो ये खा रहे हैं ये लोग, और ये यहाँ पे घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, मैं सारे जो भी फल अच्छे हैं उनको तोड़ के खाऊंगा। तो ये इस तरह से गैदरर हुआ करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे और उनको खाते थे। या फिर जब इनको फूड नहीं मिलता था, कुछ भी फल नहीं मिल रहे हैं अवेलेबल वहां पे, फिर ये देखते थे कि अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, चलो शिकार करते हैं। तो ऐसे फिर ये लोग शिकार करते थे, फिर बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों को मार के ग्रुप में और उनको मार के खा लेते थे। ऐसे ही कच्चा खाते थे, पकाते, क्योंकि ये लोग आग के बारे में नहीं जानते, दे डोंट नो अबाउट द फायर। अब इसमें जो टूल हुआ करते थे, टूल को हम देख लेते हैं, टूल कौन कौन से इसमें हुआ करते थे। तो जो पहला टूल था वो था हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स, पेवल्स। चॉपर्स क्या थे? चॉपर्स समझते हैं आप लोग? चॉपर्स में आपको, चॉपर्स वो होता है जो पत्थर एक तरफ से नुकीला होता है, जैसे कि ये एक तरफ से नुकीला हो गया, ये हो गया चॉपर। क्लीवर्स क्या होता है? क्लीवर्स दोनों तरफ से नुकीला होता है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, और ये थोड़ा सा बड़ा सा, और ये फिर ऐसे, मतलब इस टाइप से, मतलब दोनों तरफ से नुकीला। आप घाव दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं, ऐसे बीच में ऐसे पकड़ लिया मोटा सा, और इसको दोनों तरफ से नुकीला, जिससे आप इसको आसानी से किसी को अच्छा घाव देने के लिए यूज हो जाता था। यही तो ये होता है केबल्स। पेबल्स भी होते हैं बड़े बड़े पत्थर, ये पेबल्स हो गया। थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा स्टोन है, पर इसका जो छोटा फॉर्म होता है वो होता है पेबल्स। ठीक है, ये लोग मेटल्स के बारे में नहीं जानते थे, अभी नहीं, कॉपर वगैरह की खोज अभी तक नहीं हुई है, ये मेटल्स के बारे में नहीं जानते थे। इन्हें नहीं पता था पॉटरी कैसे बनाते हैं, इन्हें फायर के बारे में नहीं पता था, एग्रीकल्चर के बारे में तो क्या ही तो पता होगा इन्हें। बेचारे घुमक बेचारे यहाँ वहाँ जाके फल तोड़ के ही खाते थे, अपना जीवन ऐसे ही निकाल रहे थे ये लोग। अब जो साइट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया पाई जाती हैं इसकी, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। सही बात है,
क्योंकि इनके इनको खाने इनको जीने के लिए चाहिए था फूड, फूड के लिए चाहिए जंगल, फॉरेस्ट, तभी तो वहां पे तो पेड़ होंगे। अब मैदानी इलाकों में पेड़ होंगे नहीं, तो वहां पे ये रह के क्या करेंगे, मर नहीं जाएंगे। तो ये लोग वहां पे नहीं रहते थे, ये लोग रहते थे जंगलों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे इनके लिए शिकार आसान हो, या फिर इन्हें आसानी से फ्रूट्स वगैरह जो भी फूड हुआ करता था उस टाइम का वो आसानी से मिल जाए, जिससे ये लोग जीवित रह सकें। और ये जो पीरियड था वो कौन था, ये था प्लेस्टोसीन पीरियड या आइस एज का पीरियड। यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो काफी ठंडा था, कोल्ड क्लाइमेट हुआ करता था इस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेलियोलिथिक एज का ही, ये देखो थोड़ा सा मैंने पिक्चर के द्वारा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाए, क्योंकि देखो हिस्ट्री को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि जिससे हम उसमें उस एज में पहुंच जाएं और उसके बारे में पता कर लें, हाँ ऐसे रहते थे ऐसे रहते थे। ये सारी चीजें हमारे पास कैसे पता चली है, हमने थोड़ा इमेजिन किया, हमारे उनके टूल्स मिले, उनसे हमने लगाया अंदाजा कि ऐसे ऐसे लोग ये रहते थे। तो हिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगने लगेगी जब आप चीज़ों को इमेजिन स्टार्ट कर देंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी जब तक इमेजिन वाली पावर डेवलप नहीं होगी तब आप उस सब्जेक्ट को उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में ये लोग जा रहे हैं, रामू काका ये जा रहे हैं, इनका छोटू है ये, और ये इनके पास जो पीर जो हथियार है, नुकीले नुकीले हथियार, ये सारे जो हथियार हैं वो पत्थर के बनाए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला हथियार है, ये भी पत्थर का, ये उन्होंने जानवर को पकड़ रखा है, इसका शिकार मार दिया है इसको। ये मत सोचना अभी ये लोग मतलब डोमेस्टिक नहीं करते थे किसी भी एनिमल को, ये मार के इन्होंने शिकार किया, उसको लेके जा रहे हैं कि बाद में इसको खाएंगे। इस सेकंड वाली पिक्चर में आप देखिए, ये इनके पास देखो ये हथियार है, ये लेके जा रहे हैं, ये इसको किसी का शिकार बीच में मिल गया तो इसको शिकार कर लिया, अब उसको खाएंगे। और ये लोग ऐसे घूम रहे हैं इधर से उधर, एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक ये लोग जाते रहते हैं, कहीं पर भी ये सेटल लाइफ नहीं जीते थे, क्योंकि इनको चाहिए था फूड। फूड क्योंकि एग्रीकल्चर इन्हें जानते नहीं थे, तो एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो आप सेटल कहाँ रहोगे, सेटल होने के पीछे रीजन तो होना चाहिए ना, आपको चाहिए फूड खाने के लिए, फूड आपको इजीली मिल नहीं रहा है, उसके लिए आपको चाहिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग सेटल लाइफ नहीं जीते थे। नेक्स्ट जो हम पिक्चर देखेंगे वो है ये, इस टाइप के। ये देखिए, ये जो क्या कर रहे हैं, ये अपने जो टूल्स हैं उनको शार्प कर रहे हैं, जिससे कि जब वो शिकार करें, किसी जानवर को हंट करें, तो वो घाव अच्छा हो और वो आसानी से उसका शिकार कर सकें। तो यहाँ पे ये दोनों, ये रामू और ये श्यामू, ये कह रहे हैं कि भाई अच्छे से स्टोन टूल बनाओ, हमें शिकार पे जाना है, आज भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने वेपन्स बना रहे हैं जिस शिकार करने के लिए। अब हम ये लोअर पीरियोलिथिक एज में ही थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या होते थे, फूड गैदरर, खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे। हंटिंग इनका सेकेंडरी काम हुआ करता था। कवर ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, जो ज्यादातर समय था आइस एज का वो लोअर पेलियोलिथिक वाला ही था। टूल्स थे वो बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, जिसमें हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, क्लीवर्स मैंने बताया ना आपको, क्लीवर्स दोनों तरफ से नुकीला हुआ करता, ये तो हो गया हैंड एक्स, ये पेबल्स हो गया। एंड दिस इज क्वार्जाइट, ये क्वार्जाइट एक मटेरियल होता है, काफी शार्प होता है, एकदम नुकीला सा, वो ये लोग यूज करते थे। इस पीरियड को बोलते हैं नोन एज चॉपर चॉपिंग कल्चर। चॉपर चॉपिंग कल्चर क्यों बोलते थे, क्योंकि ये लोग चॉपर का इस्तेमाल करते थे, चॉपर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर। ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा था, इस जब स्टार्टिंग फेज थी यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की, थोड़ा थोड़ा सा वो लोग समझने की हुआ था कि वो किस तरह से थोड़ा सा जो इवॉल्व हुआ करता, पहले क्या होता थे, पहले हुआ करते थे वो होमोसेपियंस, अब वो थोड़ा सा उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया था। कोर जो यूज करते थे वो कोर टूल्स एंड टेक्निक्स, इनके पास जो टेक्निक थी वो बहुत अच्छी थी। और कोर टूल्स यानी जो क्वार्जाइट स्टोन है, ये क्वार्जाइट है, ये क्वार्जाइट आपका, ये क्वार्जाइट है, इसका इसके इस्तेमाल से ये लोग अच्छे अच्छे टूल्स बनाते थे और अच्छी इनके पास टेक्निक थी, उससे ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, लाइम स्टोन वॉज ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स, लाइम स्टोन का भी यूज ये लोग जानते थे अपना, और इसका उपयोग वो टूल बनाने के लिए किया करते थे। देयर आर हैबिटेशन साइट्स इंक्लूडिंग केव्स एंड रॉक शेल्टर्स,
अब बहुत सारी हैबिटेशन साइट्स भी और मिली हैं, जिनमें जो केव्स वगैरह थी बहुत सारे, और रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे, पत्थरों के जो विश्राम, मतलब जो पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टान है उनके यहाँ ये थोड़ी देर के लिए रुकते थे, वहां पे रुक के फिर उसके बाद में फिर आगे चले जाते थे। ठीक है, तो वो हमें मिली है। लोअर पेलोलिथिक साइट जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है हमारी भीमबेटका की साइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक एज की ये साइट है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। वर्ल्ड, इसको भीमबेटका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस स्टार्ट बेसिकली होता है अपर पेलियोलिथिक एज से। अपर पेलियोलिथिक एज में जो रॉक पेंटिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो रॉक पेंटिंग्स, ये देखिए, ये जो मतलब जो भी है ह्यूमन है, वो एक जो एनिमल है उस पर बैठा हुआ है, और ये क्या है? ये हैंड मिसाइल। ये हैंड मिसाइल है, और इसको ये फेंक के ऐसे मारेगा जानवर में, जिससे वो जानवर मर जाएगा, और उसका शिकार ये लोग ऐसे करते थे। तो ये जो रॉक पेंटिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है जो भीमबेटका का। और ये जो बेसिकली जो इसका जो इम्पोर्टेंस स्टार्ट होती है वो अपर पेलोलिथिक एज में ये लोग पेंटिंग करना जान गए थे, क्योंकि इनके सेंसेस उस बेसिस पे काम करना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डांस कर रहे हैं ये लोग, ये देखो, ये डांस कर रहे हैं कुछ तो भी, ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो इस टाइप से ये चीज़ें इस पेंटिंग्स में हैं, जिनसे हमें उन पीरियड के बारे में पता चलता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो इस एज से बिलोंग करती हैं। पीसीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये साइट्स को ध्यान से पढ़ना है और इनको याद करना है। यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक ब्रीफ नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ ये साइट इससे बिलोंग करती हैं। तो जिससे कि आप मेंस से रिलेटेड जो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इन साइट्स को मेंशन करेंगे, जिससे आपकी जो मेंस की क्वेश्चन की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। बट पीसीएस वालों को इन साइट्स को याद करना ही है, क्योंकि पीसीएस में फैक्ट आते हैं और इन साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये साइट किस एज को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले आप देखें, पहली साइट है सोन वैली पाकिस्तान, बेलान वैली यूपी, भीमबेटका एंड आदमगढ़ एमपी, डीडवाना राजस्थान, जो साइट्स इन थार डेजर्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर, बोरी महाराष्ट्र, पहलगांव कश्मीर, हिरान वैली गुजरात, नर्मदा वैली, ये सारी जो साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस पीरियड की। ये थोड़ा सा हम देखने की आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो साइट्स है ये है पल्लावरम। याद आया पल्लावरम? मद्रास। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने डिस्कस, यहां से क्या मिला था हमें? यहां से हमें मिला था हैंड एक्स। तो ये पल्लावरम की साइट्स है, उसकी मैंने जो पिक्चर डाली आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जिससे आपको पता चले ये कैसे ये लोग काम करते थे। ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं पे इन्हें वो हैंड एक्स मिला था। ये भीमबेटका, ये भीमबेटका का है। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट है इस पीरियड की। अब आगे बढ़ेंगे, उसमें अब आता है हमारा मिडिल पीलियोलिथिक एज। मिडिल पीलियोलिथिक एज आता है। इसमें जो टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर, स्क्रैपर, वॉर्स। जो टूल्स थे वो स्मॉलर थे, लाइटर थे एंड थिनर थे एज कंपेयर टू लोअर पीलियोलिथिक एज। उसमें जो टूल्स थे वो बड़े हुआ करते थे, इसमें जो टूल्स है उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, हल्का हो गया और पतला हो गया। दे यूज फ्लेक्ड टूल्स इंस्टीड ऑफ कोर टूल्स। ये लोग फ्लेक टूल्स यूज करने लग गए थे, जो कोर टूल्स हुआ करते उनका इन्होंने यूज करना बंद कर दिया था, या कह सकते हो कम कर दिया था। कंप्लीटली बंद तो नहीं किया था, कम कर दिया था। यूज ऑफ जेस्पर चैट इंक्रीज एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उस टाइम पे क्या था? लोअर पीलियोलिथिक एज में क्या था? क्वार्जाइट। जो क्वार्जाइट था वो लोग यूज करते थे लोअर पेलियोलिथिक वाले, बट इन्होंने उसका भी और अच्छा रिफाइंड वर्जन और अच्छे टूल्स वो थे जेस्पर चैट। ये और ज्यादा अच्छा पत्थर हुआ करता था, इसका यूज करने लगे थे वो टूल्स को बनाने में। जो लोअर पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक एज की जो टूल्स हैं उनको मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है। चॉपर, ये देखो बाइफेस, ये बेसिकली
हैंड एक्स होता है ये, तो हैंड एक्स है ये, और ये अपना पेबल्स है, ये पेबल्स है, ये हैंड एक्स है। मिडिल में जो यूज होता था ये देखिए नाइफ स्क्रैपर, यहाँ से जो टूल्स है उसको ऐसे इसको यहाँ से अर्धचंद्राकार जो होता था ना स्क्रैपर, यहाँ से इसको पकड़ा, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसे यहाँ से अपन वो टूल को अच्छा नुकीला बनाएंगे। ये है अपर पेलियोलिथिक एज। ब्लेड्स, ब्लेड्स में क्या कहते थे, ब्लेड्स हुआ ये था हारपून्स, ये होता है हारपून्स, ये हारपून्स है। हारपून्स में क्या होता है, जो काफी नुकीला होता है ये पत्थर, ये काफी तगड़ा घाव करता है, जिससे कि इतना तेज घाव कि जानवर को तो उसके बाद में बचने की मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है, तो वो कौन होते हैं, हारपून्स। नेक्स्ट इज इस ये अपना जेबलेंस, मैंने दिखाया था ना जो भीम बेटका की केव थी उसमें वो जो ह्यूमन था वो जानवर पे बैठ के एक मिसाइल, जो इसको कहते थे मिसाइल टाइप का एक ऐसा रखा, तो जेबलिन थ्रो आपने ओलंपिक में गेम भी होता है जेबलिन थ्रो, ये जेबलिन भी यूज करते थे। ठीक है, ये सारे जो टूल्स हैं उनको आप एक बार थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा कि ये कौन कौन से टूल्स हैं बेसिकली, और इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं, इतना नहीं पूछते हैं इतना डिटेल में। बस ये आप जान लीजिए कि इसमें जो टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर, स्क्रैपर, बोरस, और जो स्मॉल हुआ करते थे छोटे हुआ करते थे, और क्वार्जाइट के स्थान पे अब जेस्पर और चैट वगैरह रॉ मटेरियल के रूप में यूज होने लगे थे। इम्पोर्टेंट साइट इस जो इस सिविलाइज इस टाइम की जो एज की, वो है बेलान यूपी, लूनी वैली राजस्थान, भीमबेटका आदमगढ़, सोन एंड नर्मदा रिवर एंड निवाशा। ये जो प्लेस है वो अपने मिडिल पेलियोलिथिक एज की इम्पोर्टेंट साइट है ये। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम अपर पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो अपर पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो क्या थे, वर्न्स, स्क्रैपर, फ्लेक्स एंड ब्लेड्स। यहाँ पे इमरजेंस होने लगा था होमोसेपियंस का, मतलब जो स्टार्टिंग की एज में जो ह्यूमंस था वो फॉरेस्ट में रहता था, जंगलों में रहता था, और पेड़ों पे ही जो पेड़ थे उन पे ही सोता था, क्योंकि वो जानवरों से डरता था, उसे ऐसा लगता था कि हम और कि हमें जानवर मार देंगे, वो मार भी देते थे। जो ज़्यादा वैसे जानवर हुआ करते थे जैसे लॉयंस, टाइगर्स वगैरह है, ये लोग इनका शिकार कर लेते थे। तो इन्होंने बहुत सारे अपने डियर वंश को इसमें खोया था, तो इसलिए ये लोग उनसे डरते थे, और ये लोग पेड़ों पे ही सोते थे। दिन में ये लोग हंटर या फूड गैदरर हुआ करते थे, और रात में पेड़ों पे सोते थे। अब बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा इमरजेंस होना स्टार्ट हो गया था, और जो अपर पेलियोलिथिक एज है वो लास्ट फेज था आइस एज का, यानी कि यहाँ से जो क्लाइमेट था वो वार्मर होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से अब ठंड कम होने लगी थी, ठंड कम होने लगेगी तो क्या होगा कि वेजिटेशन और अच्छा होने लगेगा, अच्छा होने लगा तो उनके पास में और सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे फूड के लिए। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ बोन टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, हारपून्स आर ऑल्सो यूज। हारपून्स मैंने बताया था ना, वो काफी तीखा घाव करता है हारपून्स। हारपून्स ऐसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे कि ये कुछ वो है, वट इसमें ऐसा ऐसा ऐसा, ये थोड़ा सा नुकीला, जैसे कि आप इसमें अंदर एक बार में घुसाओगे ना इसको किसी जानवर में, तो जब निकालोगे तो काफी कट कर देता है। तो ये हारपून्स काफी तीखा घाव करने के लिए यूज करते थे, एंड नीडल्स यूज करते थे। ये बोन कट भी टूल यूज करने लगे थे ये लोग इस टाइम पे, जब शिकार करते थे, जो शिकार के बाद जो उनकी जो बोन्स बचती थी उसको भी ये एकदम तीखा नुकीला बना के अपने शिकार में यूज करने लगे थे एज अ वेपन। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्ट पेंटिंग जो भीमबेटका की थी, जो अपर पेलियोलिथिक एज में है, वो लोग आर्ट्स के बारे में भी जानना स्टार्ट हो गए थे। उनकी जो साइंटिफिक टेम्पर था वो थोड़ा सा डेवलप होने लगा था, उनकी जो सेंसेस हुआ करती थी जो अंदर की, वो काम करना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि आदमी पेंटिंग्स कब करेगा, जब वो गहराई से सोच पाएगा, उसके जो सेंसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, तभी तो वो पेंट कर पाएगा। तो हमें जो भीमबेटका से जो पेंटिंग्स मिली हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है भीमबेटका, आप हमेशा याद करना। वो पेंटिंग्स बताती हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस होना स्टार्ट अब हो गए थे, उनके सेंसेस स्टार्ट करना स्टार्ट हो गए थे। बट अभी लोग ये स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, इन्हें लिखना लिखना नहीं जाना था। बट ये लोग अपने आप को जो फील अंतरात्मा से जो जो फील करते थे उसको अब उन्होंने
पेंटिंग के रूप में चट्टानों में उकेरना स्टार्ट कर दिया था, वो लोग बनाने लग गए थे। अब पेंटिंग्स पेंटिंग्स मतलब बताता है आपका, आपके अंदर का जो हुनर होता है उसको आपको बताता है, आपके अंदर की जो अंदर इनर सेंस होती है उसको पेंटिंग बताती है आपकी। यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो लेस ह्यूमिड हो गया था, थोड़ा सा कम, पहले जो फेस था उनसे थोड़ा सा वार्मर होना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि वेजिटेशन अच्छी होने लगी थी उनके पास में। अब मटेरियल ज़्यादा था खाने के लिए। अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इस इस जो सभ्यता तो नहीं कहेंगे, बट इस एज की, ये जो पीरियड है उस पीरियड की क्या इम्पोर्टेंस रही है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंस है वो पूरा पीरियड है पीलियोलिथिक, जो पूरा पीरियड था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें लोअर पीलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर, ये तीनों पेलियोलिथिक, इन तीनों को मिला के जो पेलियोलिथिक एज बनता है उसकी इंपोर्टेंस देखते हैं कि क्या क्या हुआ था इस पीरियड में। आर्ट वर्क स्टार्ट्स, जो आर्ट था स्टार्ट हो गया था भीमबेटका, जिसके पास हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है भीमबेटका का, जिसमें पेंटिंग्स हैं भीमबेटका की, वो बताती हैं कि यहाँ पे आर्ट वर्क स्टार्ट हो गया था। जो केव्स मिला है, केव्स वगैरह जो रॉक शेल्टर्स थे उनमें हमें बहुत सारी जो चित्रकारी देखने को मिली है वो बताती है कि लोग सेंसेस काम कर रहे थे, तो आर्ट वर्क होना स्टार्ट हो गया था। लर्न यूज ऑफ लैंग्वेज, ये लोग लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए कुछ लैंग्वेज का, तो इन्होंने अब यूज लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्पर, टूल मेकिंग आर्ट्स, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये साइंटिफिक, ये जो टूल्स बनाते थे वो हैंड एक्स बनाया, क्लीवर्स बनाया, पेबल्स जो थे पेबल्स थे उसको बनाया, है ना। और जितने भी हारपून्स थे, ये सब की जो टूल्स कैसे बना रहे हैं, जब उनका साइंटिफिक टेम्पर काम ही नहीं करेगा तो वो कैसे बनाएंगे, यानी कि ये टूल बना रहे हैं यानी कि उनका साइंटिफिक टेम्पर वर्क करना स्टार्ट कर गया था, वो लोग सोचने लग गए थे। सोच साइंटिफिक टेम्पर का ही था कि उन्होंने जो जो आर्ट्स स्टार्ट कर दी थी, जो कि भीमबेटका में हमें मिली है, ये साइंटिफिक टेम्पर का ही नतीजा है। यूज ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल कैसे वर्क करेगा, कौन से किस रॉ मटेरियल से कितना अच्छा हम वो टूल्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं शिकार के लिए, वो कहाँ से आएगा, वो आपका साइंटिफिक टेम्पर से ही आता है। अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि इस रॉ मटेरियल से इतना अच्छा टूल्स हम बना सकते हैं अपने हथियार बनाने के लिए। प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में वो बड़े बड़े बोल्डर्स, जो बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे मारने के लिए, है ना, जो बड़े बड़े वो थे उनका पत्थरों से, वहाँ पे बड़े बड़े रॉक शेल्टर्स वहाँ पे रहते थे वो लोग, वो बड़े बड़े पत्थरों से फिर धीरे धीरे उन्होंने उनका साइंटिफिक टेम्पर स्टार्ट हुआ, उन्होंने इतना बड़े बड़े पत्थर ले जाना आसान तो है नहीं, उसको उठाना फिर उसको उससे उनको जानवरों को मारना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। फिर उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेम्पर लगाया और अच्छे अच्छे शार्पनेस वाले हथियार, जो कि हल्के थे वजन में, स्मॉल छोटे थे और उनसे अच्छा घाव होता था, उनसे शिकार की पॉसिबिलिटी अच्छी होती थी, उनको यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो हार्श कंडीशन में रहना भी सीख गए थे, क्योंकि ये लोग पहले तो पेड़ों पे रहते थे, क्योंकि जानवरों से नहीं डर रहता, जानवर इन्हें मार देते थे, तो ये रात में सोने के लिए पेड़ों का यूज करते थे। बट और उन्होंने जो क्लाइमेट था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्लाइमेट कूल टाइप क्लाइमेट हुआ करता था, तो वहाँ पे उस टाइम पर रहना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था इतने ठंडे क्लाइमेट में। बट इन्होंने अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार अडॉप्ट कर लिया और वो लोग उस क्लाइमेट में अब रहना सीख गए थे, और जो हार्श कंडीशन थी उनमें भी रहना ये लोग सीख गए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस टाइम का कि इन्होंने इतना कुछ सीखा है। अब हम बात करेंगे इस पीरियड की लिमिटेशन के बारे में। इस पीरियड में भी लिमिटेशन थी। पूरा पेलियोलिथिक एज में जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था, लोअर वाला, उसमें तो क्या था कि ये लोग जंगलों में रहते थे, फूड इकट्ठा करते थे और उसके बाद में अपना जीवन जीते थे। उसका थोड़ा सा लोअर पेलियोलिथिक में थोड़ा सा ये लोग और एडवांस हुए, तो ये लोग शिकार भी करने लगे, हंटिंग करने, क्योंकि इन्होंने पत्थर को टूल्स बनाना सीख लिया था। मिडिल पेलियोलिथिक में एज में इन्होंने और अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जो लोअर पेलियोलिथिक एज में बड़े बड़े स्टोन टूल यूज करते थे, इसमें थोड़ा सा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आए और अच्छे अच्छे टूल बनाए। अपर पेलियोलिथिक एज में इन्होंने और अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट किया, अच्छे मटेरियल रॉ मटेरियल यूज करने लगे थे ये लोग। तो यहाँ पे
ये इस तरह से इनका धीरे धीरे केस मतलब जो था वो रिवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से रिवॉल्यूशन ही है इनके फेसेस में। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो है अपना पेलियोलिथिक एज के लिए। तो इसमें लिमिटेशन क्या थी कि ये लोग ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रूप में नहीं रहते थे, काफी अनऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे ये लोग। लाइफ हमेशा इनकी डेंजर में थी। जो स्टार्टिंग हुआ करती थी, स्टार्टिंग में तो ये जंगलों में रहते थे तो जानवरों से खतरा था, इसलिए लोग पेड़ों के ऊपर सोया करते थे। और उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को उसमें जानवरों के द्वारा मरते हुए भी इन्होंने देखा था। तो ये लोग डरते थे उस टाइम पे, तो जंगलों में तो इनको जानवरों से था। बट जब ये लोग जब लोअर पेलियोलिथिक के थोड़ा सा और जब आगे फेस में थोड़ा गया लोअर पेलियोलिथिक ये, तब ये लोग शिकार स्टार्ट किए। तो ये लोगों को पत्थरों के लिए इनको जरूरत थी, तो ये लोग फिर हिली एरिया में रहना स्टार्ट कर गए थे, क्योंकि वहां पे ही ये पत्थर मिलेंगे, जंगलों में पत्थर नहीं मिलेगा। तो ये लोग फिर वहां पे हिली एरिया में पहुंच गए थे। तो वहां पे भी इनको दिक्कत तो थी, जानवरों से बड़े बड़े जानवर इनको मार देते थे, तो लाइफ हमेशा डेंजर में थी। लिव्स नियर द हिल एरिया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन, बड़े बड़े स्टोन जो भी थे वो सारे हिली एरिया में मिलेंगे, जंगल में नहीं मिलेंगे। तो ये लोग हमेशा हिल एरिया में ही, जितनी भी साइट्स हैं वो हिली एरिया में ही आपको इनकी मिलेंगी। लिव्ड नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ जीते थे, क्योंकि एक जगह पे ये लोग रुकते नहीं थे। अगर यहाँ पे शिकार करने की अवेलेबिलिटी इस प्लेस पे, ए प्लेस पे अगर खत्म हो गई है तो ये वहां पे जाके बी प्लेस पे चले जाएंगे, फिर वहां पे अपना शिकार करेंगे। या फिर जो वहां पे उनको फूड, जो अगर वो गैदरर हैं तो उनको फूड वहां पे, अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो बी प्लेस पे चलेंगे, फिर बी से सी पे चले जाएंगे। इस तरह से ये लोग रहते थे। बेसिकली दीज आर हंटर एंड गैदरर। पहले ये हंटर थे, सॉरी पहले ये गैदरर थे और उसके बाद में देन हंटर थे। अगर इनको फूड आसानी से मिल जा रहा है तो ये हंटिंग नहीं किया करते थे, इतना इनका वो नहीं था हंटिंग में। तो बेसिकली ये हो गया हमारा पेलियोलिथिक एज पूरा। आपको ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, बट हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक पूरा पेलियोलिथिक एज को कंप्लीट अच्छी तरह से समझाना, जिससे कि आपको किसी अदर सोर्स को पढ़ने की जरूरत ना हो। अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से एक बार ढंग से कर लिया तो आपको पेलियोलिथिक एज किसी अदर सोर्स से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा पिक्चर्स का यूज किया है। और आप भी जब भी हिस्ट्री को पढ़ें तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि उस टाइम पे अगर मैं होता उस टाइम पे तो मैं क्या कर रहा होता, कैसे अपने आप को जब वहां पे रख के देखोगे तो आपको और मजा आएगा उस चीज को समझने में। तो ये वीडियो थोड़ा सा जरूर बड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं है। अगर आपको आप ढंग से अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, आपको कतई नहीं लगेगा कि ये काफी ज्यादा बड़ा वीडियो है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा कंप्लीट करना था पेलियोलिथिक एज को। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए सिर्फ बातों से तो काम चलेगा नहीं, रातों से भी लड़ना पड़ता है। तो आप अपने आप को इतना कर लो कि हमेशा अपने आप को सजग रहना, अपनी पढ़ाई पे एकदम डेडिकेट हो जाइए, जिससे कि आपको कितनी भी कुछ भी डिफिकल्टी आए आप अपना मोटिवेशन ना खोएं और आसानी से अपनी जर्नी को जिए और अपना आईएएस में सिलेक्शन लें। क्योंकि सबसे बेस्ट होता है कि हम बीच में भटक जाते हैं, हम आज 10 दिन पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ेंगे, तो हमें भटकना नहीं है, कंटिन्यू आपने को पढ़ना है। मैं डेली आपके लिए यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर डेली एक क्लास डालूंगा और आप उनको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए। अदर सोर्स को आप करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पूरा मेरी जो वीडियो सीरीज हो जाए उसको पूरा आप कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगा के देखिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको फिर समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको सोर्स दिया है, जिससे कि आपको अदर अदर सोर्स की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं और आप सारे क्वेश्चन बना के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको इन सब जो पूरा एंशियंट हिस्ट्री है उसका कंप्लीट पूरी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे, हमारी ईमेल एड्रेस है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको वहां से वो पूरी एंशियंट हिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि इसी टाइप से जो हम स्लाइड में पढ़ाएंगे विद पिक्चर क्वालिटी, कलर्ड पीडीएफ होगी, वो विद पिक्चर क्वालिटी के साथ होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी, जिससे पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया होगा इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन लगाने के बाद भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्डअप होता है और आपको कोई अदर सोर्स फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप ईमेल एड्रेस पे आप हमसे संपर्क करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।